नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। वैश्विक संकट के कारण उपजी आर्थिक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई विदेशी मुद्रा को बचाने की अपील के बाद से हमारे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। यहां यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने यह अपील किन कारणों से की है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के पीछे कई आर्थिक कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, जो पहले लगभग $71 प्रति बैरल था, अब $105 तक पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल विदेशों से ही खरीदता है और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। इसी तरीके से सोने का आयात भी सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। सोने का भारी आयात देश के व्यापार घाटे, जिसे अंग्रेजी में ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, उसको बढ़ाता है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इन सभी कारणों से सरकार पर डॉलर बचाने का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि भारत जब तेल, गैस, सोना या उर्वरक आयात करता है तो भुगतान डॉलर में होता है। ऐसे में कीमतें बढ़ने पर ज्यादा डॉलर खर्च होता है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव आता है और रुपये की स्थिति कमजोर हो जाती है। अब आपको बताते हैं, फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे किसी देश की केंद्रीय बैंक में रखी गई विदेशी संपत्ति कहा जाता है। आप इसे देश का आपातकालीन कोष या बचत खाते के रूप में समझ सकते हैं, जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वो अनावश्यक खर्च जैसे सोना खरीदना, ईंधन की खपत या विदेशी यात्राएं कम करें। इससे डॉलर की बचत होगी और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। चर्चा में आज विश्लेषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का, समझने की कोशिश इस अपील के माध्यम से कैसे वैश्विक संकट के बीच भारत की आर्थिक स्थिरता को बेहतर बनाए रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कई संकल्पों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल का संयम से उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए देशवासियों से वैकल्पिक साधनों को चुनने का आह्वान किया। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि जनता से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने का उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास हम सभी को करने चाहिए ताकि देश भर में बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों के से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि देश पर पड़ रहे आर्थिक भार को कम किया जा सके। और इसी के साथ आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का व्यापक असर कैसे वैश्विक संकट के बीच आर्थिक स्थिरता को बेहतर बना सकता है। इस पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर चरण सिंह, आप वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चरण सिंह जी। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत शुभमोय, आपका भी। चर्चा की शुरुआत चरण सिंह जी आपसे करना चाहूंगा। देखिए, विदेशी मुद्रा को बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील वर्तमान समय में कितनी आवश्यक और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? इस समय वैसे जो उन्होंने 7 चीजों की अपील की है वो तो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। मैं तो बड़े वर्षों से कह रहा था कि हमारा देश इतने ज्यादा बड़ी व्हीकल्स में एक आदमी चला रहा है, अफोर्ड नहीं कर सकता है। कार पूलिंग विदेशों में कई सालों से हो रही है और हमारे देश में भी कार पूलिंग होनी चाहिए। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन पे बहुत फर्क पड़ता है। एक आदमी बड़ी बड़ी कार चला रहा है, इतनी इतनी दूर जा रहा है, तो ये तो जरूरी। अगर आप ध्यान रखें, अक्टूबर टू दिसंबर 2013 में भी यही हालात हुए, 12-13 में यही हालात हुए थे जब गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था और करंट अकाउंट डेफिसिट 1991 से भी ज्यादा आगे जा रहा था। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गोल्ड पे उस टाइम पर भी कहा गया था भाई गोल्ड मत इंपोर्ट करो, हमारा देश नहीं उसको अफोर्ड कर सकता। तो व्यक्तिगत तौर पे कुछ लोग बड़ी बड़ी कारें या गोल्ड ये सारा चीज कर सकते हैं अफोर्ड, पर देश जो जिस हालात से पूरी दुनिया गुजर रही है और देश की जो मजबूती हमें चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, वो देश उसको कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री जी की जो अपील हुई है मुझे लगता है एकदम जरूरी थी क्योंकि आप जानते ही हैं जिस प्रकार जो ऑयल का बिल है 70, 65, 50 डॉलर पर बैरल से ऊपर चलकर $120 पर बैरल चल रहा है। और कितना आप अपने कंट्री में सब्सिडाइज ऑयल कर सकते हैं। ऑयल से फर्टिलाइजर्स भी डिपेंडेंट है और हमारी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। हमें अपनी कंट्री के लिए जो ये बिल है, जो रिजर्व्स हैं, वो प्रोडक्टिव चीजों के लिए यूज करने हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय भी किया, देर किया, दुरुस्त किया, पर ये ठीक अनाउंसमेंट हुआ है कि आप कार पूलिंग करिए, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। क्योंकि जब मैं ये सब कह रहा था उस टाइम पे अभी मेट्रोज इतने नहीं बने थे, अभी तो मेट्रोज बन गए हैं, बढ़िया बढ़िया बसेस बन गई हैं। तो इसलिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी सरकार लेके आई थी आज से कुछ साल पहले। उस टाइम भी यही था कि गोल्ड को इंपोर्ट मत करिए, अपनी कंट्री में जितना है उसको यूज करिए, अंदर पड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत अहम समय पर, इस समय खास करके जब विश्व के ऊपर ऑयल प्राइसेस का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हर कंट्री को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स प्रिजर्व करने हैं, मुझे लगता है ये ठीक नीति है। तो ये नियंत्रण आज के समय की मांग है। शुभमोय सर, आपसे समझना चाहेंगे, भारत के कुल आयात बिल में यदि कच्चे तेल की हिस्सेदारी को कम करते हैं, क्रूड ऑयल की हिस्सेदारी को कम करते हैं, तो ये कैसे विदेशी मुद्रा को बचाने में बड़ी मदद कर सकता है? क्रूड ऑयल की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको कम करने से ज़रूर हमारा 22% के करीब हमारे
इसका इफेक्ट हो जाता है जी हमारे इंपोर्ट में। लेकिन क्रूड ऑयल का दो रोल है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए आता है, वो सिर्फ कंजम्पशन में नहीं जाता है, उसका करीब हम लोग 240 MMTA रिफाइनरी कैपेसिटी है, जिसमें से 140 हमारे देश के अंदर होता है, बाकी हम निर्यात करते हैं। जी हमारे निर्यात में इसका काफ़ी रोल रहता है। इसलिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ही सिर्फ देश के लिए पूरी तरह से बेअसर मैं ये नहीं कहूँगा। प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि बेसिकली जो मिडिल क्लास हैं उनको अपने कंजम्पशन हैबिट्स में अगर कुछ अंकुश लगाएं तो वो देश के लिए अच्छा होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनके बातों से बार बार निकल के आ रहा है, यानी कि जैसे गोल्ड परचेजेस कोई खास फायदा नहीं देता है, तो वो एक बड़ी चीज है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे फॉरेन ट्रैवल वगैरह जैसे चीजें, इन चीजों पे सरकार कोई अंकुश नहीं लगा सकती है, लेकिन अगर लोग अपने तरीके से अपने हिसाब से खर्चों में कम करें। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि गाड़ी चलाने का जो स्पीड है वो एक पर्टिकुलर लेवल से जब ऊपर चढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी, तो गाड़ी का पेट्रोल कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे देशों ने इस पर अंकुश लगाए हैं इस बारी के ऑयल क्राइसिस में। याद रखिए, इस बारी का ऑयल क्राइसिस दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक है। तो इस इतने बड़े एनर्जी शॉक को हैंडल करने के लिए बहुत सारे देश बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का कहना बहुत ही, जैसे कहते हैं, वैलिड है कि इन सारे शॉक को हैंडल करने की, इतने बड़े पैमाने का शॉक हैंडल करने के लिए कुछ स्टेट्स करना, कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। जैसे हम अगर हमारे देश में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, गाड़ी का मैंने बताया, साथ में जैसे स्पेन में जैसे क्लोजिंग आवर्स ऑफिसेस के जल्दी कर दिए हैं कंजम्पशन कम करने के लिए। ब्राज़ील ने एनकरेज किया है पब्लिक सिटीजन्स को कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क आता है। आप गाड़ी का ही कंजम्पशन अगर पेट्रोल का अगर हम देखें तो उसके कंजम्पशन में अगर लोग कुछ सोच समझकर उसमें कुछ चेंजेस लाएं तो ने से ही बहुत ज्यादा फर्क आता है। ठीक है, और ये मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यदि हम बढ़ावा देते हैं तो एक तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो भी कम हो सकता है और पर्यावरण को भी इससे फायदा पहुंचेगा। ये वर्तमान में ऐसी जरूरतें हैं जिनकी आवश्यकता है, हम सभी को उस पर ध्यान देने की जरूरत है और ये प्रधानमंत्री की जो अपील है उसी के बहुत बड़े मायने भी हैं यदि हम गहराई से इसे समझने की कोशिश करें तो। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में। वैश्विक संकट के बीच आर्थिक स्थिरता के प्रयास भारत कैसे कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के व्यापक प्रभाव क्या होंगे, उस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल डॉक्टर चौरन सिंह जी आपसे करना चाहूंगा। सर देखिए, इस अपील के क्या ये मायने निकाले जाएं कि हम वापस से एक तरीके से संरक्षणवाद की तरफ लौट रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ लौटना आज के समय की मांग है, या फिर इसे अनावश्यक खर्चों में कमी के रूप में देखना चाहिए? देखिए, मैं इसको प्रोटेक्शनिज्म वो सब निगाह से नहीं देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि इस टाइम पे जो हमारे हालात दुनिया के बने हैं और हमारे को एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे एनर्जी पे इंपोर्ट बिल तो आना ही आना है। वो जितना वाजिब है, जितना जरूरी और जितना प्रोडक्टिव है उतना ही करें तो अच्छा है। वेस्ट ना करें किसी भी तरीके। देखिए, हमारा जो बजट भी बना था वो एक अजम्पशन पे बना था, मेरा ख्याल $80 के $85 पर बैरल की एवरेज से। अभी ये 100 से ऊपर 120 तक जा रहा है, तो वो भी आंकड़े हमारे गड़बड़ा सकते। तो प्रधानमंत्री जो प्रयत्न कर रहे हैं कि जो चीजें जरूरी हैं, आवश्यक है, नज कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कानून नहीं है, मैं आपको नज कर रहा हूं। जैसे जैसे ये ऑयल क्राइसिस, जैसे अभी उन्होंने कहा 1973 के निस्बत भी ये ऑयल क्राइसिस उससे ज्यादा गंभीर माना जा रहा है, एकदम
बहुत ही मुश्किल वाला ऑयल क्राइसिस माना जा रहा है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए तो जितना जितना डैमेज हो चुका है 4 से 6 महीने अभी भी लग सकते हैं पूरा उसको रिपेयर करने में। तो हम हर देशवासी को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ये जो एडिशनल बोझा आएगा कौन उसको निभाएगा? यहाँ देश हर नागरिक और सरकार कर ही रही है, सब्सिडीज दे ही रही है, पर नागरिकों को भी फर्ज है कि अगर वो कम से कम प्रेशर या कम से कम बर्डन डाल सकें। सब लोग समझ रहे हैं जो हालात बने हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, और हालातों में मिनिमम। और प्राइम मिनिस्टर पहले भी आप याद करिए G20 की जब हमारे पास प्रेसिडेंसी थी उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे थे। उस टाइम भी कह रहे थे देखिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरी हैं, आवश्यक हैं, उनको करिए, पर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर से बचिए। ठीक है, वातावरण के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट भी अच्छा है, इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है। बार बार मैं जो चीज कहनी चाहता हूं कि देश जब प्रगति की गति ले रहा है तेजी से और प्रगति की डायरेक्शन ले रहा है तो सारी की सारी एनर्जी ग्रोथ पे होनी चाहिए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वही मेरा प्रधानमंत्री इस संदेश में भी कह रहे हैं। ठीक है शुभमोय जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री को ये भी हमने कहते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि दुनिया के कई सारे देश हैं, वो ये सर्वविदित है, हम सभी को पता है कि वहां पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमारे देश में भी सरकार पर इसका अतिरिक्त दबाव लगातार बढ़ रहा है, बावजूद इसके सरकार ने आम उपभोक्ताओं पर वो बोझ नहीं डाला है। लेकिन यदि हालात ऐसे ही रहे तो लंबे समय में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसीलिए इस समय ये व्यापक अपील इसलिए आवश्यक है, आज के समय की मांग है। देखिए मैं मोटा मोटी मानता हूं कि तेल के दाम में इजाफा होनी चाहिए। इजाफा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑयल इकोनॉमी की जो बेनिफिट मिल रहा है खासकर मिडिल क्लास को, वो बाकी सारे इकोनॉमी के बाकी सारे सेक्टर्स के ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो तेल प्राइसेस में भले ही अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से किया जाएगा, कि एक बारी में पूरा रेज करें या धीरे धीरे रेज करें, लेकिन रेज करना ज़रूरी है और रेज होना भी चाहिए। क्योंकि ये हम लोगों ने जितना एस्टिमेट किया था कि 1 महीना 15 दिन वगैरह में ख़त्म हो जाएगा, वैसा ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है। साथ में इतना ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है कि ऑयल इकोनॉमी में युद्ध विराम होने से भी तेल के जाम झट से कम नहीं होंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, समय लगेगा। जी बिल्कुल, और इसलिए हमें ये तेल के दाम बढ़ेंगे ही, साथ में उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन होता है उस इन्फ्लेशन में अगर हम लो इनकम ग्रुप्स को अगर सपोर्ट देने की बात करें, कोशिश करें, तो निश्चित ही उसके लिए सरकार को कुछ सपोर्ट चाहिए और उसके लिए तेल का दाम फिर से बढ़ाना, वही बात अल्टीमेटली वही आ जाती है कि ये बढ़ाना जरूरी होगा। जी ठीक है चरण सिंह जी, प्रधानमंत्री ने अपनी अपील में इस और भी ध्यान दिलाया कि हमारे रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उसमें न जाने ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जो विदेशी हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और ऐसे में वो स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। तो ये कैसे विदेशी मुद्रा को प्रभावित कर सकती है ये अपील? देखिए ये अपील तो अभी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, ये अपील हो रही है, पर हमने पिछले कुछ वर्षों में, खास करके पिछले कुछ महीनों में देखा कि अपनी जो चीज है जब अपनी जरूरत पड़ती है तो कोई सहायता नहीं देता है। सेल्फ डिपेंडेंसी पे जोर देना ही पड़ेगा। ये डिफेंस इक्विपमेंट में भी आ सकता है और चीजों में भी आ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो स्वदेशी पे जोर है, जो चीजें हम नहीं बना सकते हैं ठीक है, पर जो बना सकते हैं हमने अपने देश में भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, अपने देश की इकोनॉमी को भी तो हमने डिपेंडेंट और उसमें सारी चीजें अपने स्टूडेंट्स, अपने यूथ, अपने एल्डरली को प्रोवाइड करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देनी है, इनकम भी देना है, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देना है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और हम लोग एक ऐसा यंग डेमोग्राफिक कंट्री हैं जहां 1 करोड़ लोग हर वर्ष हम अपने वर्कफोर्स में ऐड कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? तो इसलिए स्वदेशी तो बहुत जरूरी है, इस चीज पे जोर देना। ठीक है, कुछ लोग बाहर से इंपोर्ट चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, पर इस टाइम पे देश क्या अफोर्ड कर सकता है उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्राइम मिनिस्टर की अपील कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास हमारे अपने अंदर ही होना चाहिए। और फिर
ठीक है, बाहर जो मर्जी आप देखें। एक और चीज जो मैं यहाँ पर कहनी चाहूंगा, ये जो बात स्वदेशी की है इस टाइम अकेले प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, 2-3 वर्षों से इस चीज पे जोर डाल रहे हैं कि जो हमारी अपनी इकोनॉमी है इसको निर्भर बनाने के लिए अंदर ही अंदर हम जो जो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां जहां हमारी क्षमता है, जहां हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस पे जोर डालें। और उस जोर डालने का मेन मकसद ही यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द कंट्री, वेलफेयर स्कीम्स विद इन द कंट्री, इनकम विद इन द कंट्री हो। तो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया भी बहुत जरूरी है। तो उस चीज पे, ये स्वदेशी पे जोर मुझे पूरा अच्छा लग रहा है। इसी टाइम नहीं, मैं चाहता हूँ ये पहले से ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, इससे पहले भी कोरोना काल में हमने देखा कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे संयम के साथ हम रह करके समय को निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी वर्तमान समय में वैश्विक आर्थिक संकट की जो चुनौती है उसमें कुछ ऐसे व्यापक प्रबंध हैं, उसके प्रयास हैं जो कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए जरूरी होंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। चर्चा में हम चर्चा कर रहे हैं वैश्विक संकट के बीच आर्थिक स्थिरता के प्रयासों की। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल शुभमोय जी सर आपसे करना चाहूंगा। सर, हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा दे रही है, तो एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर डाइवर्ट होता है हमारे देश का नागरिक, तो उससे भी हम तेल की खपत में एक बहुत बड़ी कटौती संभव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जहां तक बात हो रही है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा है, देखिए कोई भी क्राइसिस में एक बदलाव का एक माहौल तैयार कर देता है। और प्रधानमंत्री जी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो 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 उन्होंने जोर दिया है वो मैं समझता हूँ एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हमारे किसी भी शहर में आप देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा है वो एक तो जरूरत से कम है, और दूसरी बात है लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। मुंबई शहर में फॉर इंस्टेंस मेट्रो का जो लाइन है उसका यूटिलिटी बहुत कम है, बहुत ही कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके यूटिलिटी इसलिए कम है क्योंकि उसमें जो लास्ट माइल लिंकेजेस है वो नहीं दिया गया है। हर स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर ये वाले इस मौके पे अगर अपने जो मेट्रो का जो जाल उन्होंने बिछाया है में जो बसेस हैं, इन चीजों पे कहाँ पे बदलाव करना जरूरी है। अगर जिसे कहते हैं हम जो वर्ड एक यूज करते हैं वॉर फुटिंग में, अगर वो देखना शुरू करें तो मैं समझता हूँ हमारे शहरों के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंज हो सकता है। और ये जरूरी हर तबके के लिए है, खासकर इनकम ग्रुप्स के लिए है। क्योंकि इस और बहुत सारे वजह से ये चीजें, ये बदलाव नहीं हो रहे थे या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसी वाला ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ लोग अगर प्राइवेट कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट कार में चले जाएं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ कुछ मतलब पेट्रोल का फायदा क्या मतलब किफ़ायत होगी, लेकिन जैसे पेट्रोल का मैंने जैसे बताया कि पेट्रोल हम दूसरे काम से भी हमारे देश से निर्यात भी होता है। लेकिन अगर प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक व्हीकल पे लोग अगर शिफ्ट करें जी, और जो शिफ्ट बहुत ही ज़रूरी है और जो सरकार भी कोशिश कर रही है उस पे अगर प्रेशर दिया जाए तो वो हमारे लिए बहुत फायदे की चीज होगा। ठीक है, आखिरी सवाल डॉक्टर चरण सिंह जी आपसे। सर देखिए, आयात कम करने और निर्यात को बढ़ाने के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने की जो चुनौती है उसमें प्रधानमंत्री की ये अपील कितनी प्रभावी साबित होगी? बहुत जरूरी है और बहुत समय पर आई है, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में सारे परिवार को उसका जोखिम उठाना चाहिए जी। सरकार तो उठा ही रही है, सब्सिडी दे ही रही है, पर साथ में अगर जनता भी मिलकर वो जोखिम उठाने को तैयार हो जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा। सरकार भी क्या करेगी, टैक्स जनता से ही लेगी, अगर सब्सिडी दे रही है एक वर्ग से लेगी दूसरे वर्ग को सब्सिडी दे रही है तो बैलेंस हो जाएगा। अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक सुझाव बहुत अच्छा जो मैंने वॉशिंगटन में देखा, उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी कार लेके पार्किंग करेंगे, वॉशिंगटन डीसी में जब मैं काम करता था तो $10 पर डे की पार्किंग कॉस्ट था, पर अगर मैं मेट्रो में आता था तो मेट्रो की पूरी टिकट मुझे फ्री थी। ओके,
तो लोग क्या करते थे कि एक तो $10 बचे जो पार्किंग के, ठीक बात, और ऊपर से मैं अपने दफ्तर भी पहुंच गया, फ्री हो गया। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस समय इस तरह की कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि बढ़ावा मिल सके लोगों को भी। बिल्कुल, जब हम चाहते हैं कि निजी व्हीकल से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए तो उसको इंसेंटिवाइज कर दीजिए। जी बिल्कुल। यहाँ जो कार पूलिंग है, तो वॉशिंगटन डीसी में कार पूलिंग कैसे होती है? अगर आपकी कार में 3 लोग हैं तो आपके लिए तेज लेन खुल जाती है, आप नॉर्मल लेन में नहीं जाते, तेज लेन में जाते। ठीक है। और अगर कार में एक ही आदमी बैठा हुआ है तो नॉर्मल लेन में जाता है, 1.5 से 2 गुना टाइम ज्यादा लगता था। तो उस तरीके हमारे पास इतनी बड़ी सड़कें नहीं है, पर मैं सोचता हूं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। आगे 4 महीने 6 महीने के लिए अगर कहा जाए कि फ्री कर देंगे या ऐसा कर दें कि उस पर दाम कम कर दें, ताकि निजी व्हीकल छोड़ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की साइड आ जाए। ठीक है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि देश के लिए सिर्फ मरना ही देशभक्ति नहीं कहलाता, देश के लिए जीना भी देशभक्ति की श्रेणी में आता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करना भी देशभक्ति की श्रेणी में आता है। वर्तमान समय में संकट का ये जो समय है, इसमें यदि 140 करोड़ भारतीय संकल्प के साथ इन अपीलों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस संकट से भी जरूर सकारात्मक रूप से निकल सकेंगे और पूरी सफलता के साथ इसका सामना कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की ये अपील वर्तमान समय की मांग है। हम सभी को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम राष्ट्रहित में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो संभव हो सके हम उसका पालन करें। चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।